में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था जिसने उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया। मतलब कि मान लो यहाँ पर में हमारा भारत है और यहाँ पर में ईस्ट इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न पूरा क्षेत्र है यहाँ पर में, और यहाँ यूरोप है, और यहाँ पर में आपका, ठीक है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड देश है, ठीक है, आप लोगों का ब्रिटेन। तो महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने एक चार्टर लिया, एक अधिकार लिया, ठीक है, कंपनी फॉर्म की उन्होंने, और कंपनी फॉर्म करने के बाद में गए दादी अम्मा एलिजाबेथ के पास में और उन्होंने कहा कि अम्मा नया नया कारोबार शुरू किया है, आशीर्वाद दो। उनको भी अच्छा लगा होगा कि यार देखो, ठीक है, वैसे तो कोई हालचाल पूछनी नहीं आता, ये लोग देखो नया नया काम धंधा शुरू किए तो आए मेरे से आशीर्वाद लेने। और चुपके से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोल दिया, अम्मा देखो अभी तुमने आशीर्वाद भी दे दिया, फूतो दूधो नहाओ फूतो फलो का, अब हमको एक अधिकार दे दो। क्या अधिकार दे दो कि इधर साइड में जितने भी देश है, ठीक है, उनके साथ में ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेंगी। किस वर्ष महारानी जिसने उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया। मतलब कि मान लो यहाँ पर में हमारा भारत है और यहाँ पर में ईस्ट इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न पूरा क्षेत्र है यहाँ पर में, और यहाँ यूरोप है, और यहाँ पर में आपका, ठीक है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड देश है, ठीक है, आप लोगों का ब्रिटेन। तो महारानी एलिजाबेथ से उन्होंने एक चार्टर लिया, एक अधिकार लिया, ठीक है, कंपनी फॉर्म की उन्होंने, और कंपनी फॉर्म करने के बाद में गए दादी अम्मा एलिजाबेथ के पास में और उन्होंने कहा कि अम्मा नया नया कारोबार शुरू किया है, आशीर्वाद दो। उनको भी अच्छा लगा होगा कि यार देखो, ठीक है, वैसे तो कोई हालचाल पूछनी नहीं आता, ये लोग देखो नया नया काम धंधा शुरू किए तो आए मेरे से आशीर्वाद लेने। और चुपके से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोल दिया, अम्मा देखो अभी तुमने आशीर्वाद भी दे दिया, फूतो दूधो नहाओ फूतो फलो का, अब हमको एक अधिकार दे दो। क्या अधिकार दे दो कि इधर साइड में जितने भी देश है, ठीक है, उनके साथ में ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेंगी, ब्रिटेन के केवल हम लोग व्यापार करेंगे। तो अब अम्मा ने सोचा होगा, दादी अम्मा ने यहाँ पर में कि भाई अब तो आशीर्वाद भी दे दिया, अब आशीर्वाद की लाज रखनी है। तो उन्होंने सन 1600 में क्या किया था, एक अधिकार दे दिया 15 साल के लिए कि जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, 15 साल तक ब्रिटेन की कोई भी दूसरी कंपनी तुम्हारे साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। तो प्रतिस्पर्धा से रोकने के लिए जो एकाधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है, सन 1600 में हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, किसने दिया था, महारानी एलिजाबेथ ने दिया था, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम ने। कितने साल के लिए दिया था, तो 15 सालों के लिए दिया था। और ये क्वेश्चन DSSB TGT के अंदर में भी पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, आराम से आप लोग कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1600 में मिला था, जिससे कि ईस्ट के साथ में उनको व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोल राइट, इसका मतलब होता है एकाधिकार, कि भाई ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ में व्यापार नहीं करेंगी। यूरोप की दूसरी कंपनी कर सकती है, ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी रहेंगी। 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ ये पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अंदर में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में तीन दोनों एग्जाम में पूछा गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, कहां से कहां तक के आर्टिकल से जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपके। तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कौन से वाले पार्ट में दिए गए, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए फ्रेंड्स, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। और पार्ट नंबर 3 आपका कहां से कहां तक के आर्टिकल्स को कंटेन करता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। तो ये फंडामेंटल राइट्स है आपके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। पार्ट नंबर भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, पार्ट नंबर क्या है, ये पार्ट नंबर 3 है। अगर किसी को अभी भी ना पता हो पार्ट क्या होते हैं, तो पार्ट जस्ट लाइक हमारे चैप्टर्स, जो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो हमारे संविधान को भी 25 चैप्टर में बांटा गया है। तो चैप्टर नंबर 3 या पार्ट नंबर 3, उसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल्स है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को कौन से देश से लिया गया है उधार, ये आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को कौन से देश से उधार लिया गया है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन से देश से लिया गया है, ठीक है। चलिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपके राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आप लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये अधिकार 14 से स्टार्ट हो रहे हैं और 32 पे खत्म हो रहे हैं। तो 14 से पहले जो 12 और 13, आर्टिकल नंबर 12 और 13 है, अगर आप चाहते हो कि उस पर भी मैं क्वेश्चन करा दूं,
तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे कम पूछते क्वेश्चन उस पर, लेकिन बनता है, बन सकता है। और अगर आप लोग 33, 34, 35 इस पर चाहते हो तो भी बताना मेरे को। वैसे मैंने इसको क्लास के अंदर में पेट में करवाया, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पर मैं भी आप लोगों को उसके क्वेश्चन करवा दूंगा। थोड़ा सा अलग है वो इससे। 12, 13 के 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, 13 के अंदर में ये बताया गया है कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाकर बनता है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। भारत ब्लैंक नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। DSSS में फिर से पूछा गया क्वेश्चन, बिहार में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है जी, सोनी कुमारी जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो बच्चे पूछे कि सर आप कंटिन्यूस सुबह से क्लासेस ले रहे, मैं आपको बता दूं मैं कल रात से ही घर नहीं गया हूँ। ठीक है, मैं सोया अभी ऑफिस के अंदर में ही था आज। ठीक है, और मैं सुबह से कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, और कम से कम ये जो है मेरे ख्याल से कल रात से 10वें नंबर की कॉफ़ी होंगी जो कंटिन्यूसली काम करते हुए ले रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पूछे कि सर सुबह से क्लासेस आपकी अटेंड कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि मैं कल रात से ही ऑफिस में ही हूँ। तो ब्लैंक नदी जो है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी आप लोगों को याद रखना है कि ये ब्लैंक जो है क्या कर रही है आप लोगों की। ठीक है, दोनों के बीच में जो है ये बना रही है यहाँ पर मैं आप लोगों की एक नेचुरल सीमा बना रही है। ठीक है, नेचुरल सीमा बना रही है, ये याद रखना आप लोगों ने। थैंक यू रिया जी। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को मैप के अंदर में थोड़ी सी चीजें बताऊं फ्रेंड्स नर्मदा नदी के बारे में, तो एक चीज याद रखना आप लोग, एक और क्वेश्चन बन सकता है। आप इतना प्यार से इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। मैंने दो जो है पहाड़ी श्रृंखलाएं जिनके बीच से नर्मदा नदी बहती है, कोई बता दो मुझे कौन सी दो पहाड़ी श्रृंखलाएं जिसके बीच में बहती है। तो ऊपर में आप लोगों को जो है मिलेगा, ठीक है, विंध्या, यहाँ पर में विंध्या का इलाका है, और यहाँ पर में है सातपुड़ा। तो नर्मदा नदी विंध्या और सातपुड़ा के बीच में बहती है, ये सभी लोग लिखो एक बार, विंध्या और सातपुड़ा रेंज के बीच में, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में बहती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में। ये यहाँ पर मैं आप लोग ऐसे देखिए इसको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ से, आई होप आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इस प्रकार से विंध्या और सातपुड़ा के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इस नदी के ऊपर में सरदार सरोवर डैम बनाया गया है गुजरात में, और इंदिरा सागर डैम बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो सरदार सरोवर डैम कौन से नदी पर है? सरदार सरोवर, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे सरदार सरोवर डैम कहाँ पर, कौन से नदी पर है और कौन से राज्य में है। ठीक है, इंदिरा सागर डैम जो है ये आपका नर्मदा नदी पे है लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में। तो दोनों पॉइंट्स आप लोग लिखो जल्दी से यहाँ पर में। ठीक है, ये कौन से तरफ बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम की तरफ में बहने वाली नदी है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब ये खंबात की खाड़ी क्या है सर? खंबात। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में गुजरात में ये जो एक एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर में दक्षिणी गुजरात में, यहाँ पर में काफी सारी नदियां गिरती है, मतलब गिरती इन द सेंस वहां जाकर मिल जाती है। इस एरिया को खंबात की खाड़ी बोला जाता है, गल्फ ऑफ खंबात, या फिर कैम्बे भी बोलते हैं इसको, अंग्रेज लोगों ने इसका नाम नया रख दिया था कैम्बे। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे, तो खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आप लोगों को हिस्ट्री से भी जोड़ोगे इस पॉइंट को, कितने लोग चाहते हैं हिस्ट्री से जोड़ा जाए? आपको पता है हर्षवर्धन जो यहाँ का राजा था और पुलकेशिन द्वितीय जो नीचे यहाँ का राजा था, उनके बीच में यहाँ लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के बीच में। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में लड़ाई कौन से वाले नदी के ऊपर में हुई थी? तो नर्मदा नदी के ऊपर में हुई थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्प है? मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप सभी लोग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स आप लोगों का कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया है कि इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों को खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता, इंसानों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी भी या बेगारी भी नहीं करवाई जा सकती। तो बिल्कुल आर्टिकल नंबर 23 में दिया हुआ है, 23 में। एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी गलत, एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17 जो कि आप लोगों का बनाता है, ठीक है, इक्वालिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दिए उसके बीच में 17 आता है। ठीक है, तो 23 और 24 ही होने चाहिए बस आपके। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज वाला भी नहीं होगा क्योंकि माइनॉरिटीज वाले अधिकार 29 और 30 में दिए गए हैं। माइनॉरिटीज के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार माइनॉरिटीज को, जो अल्पसंख्यक है, चाहे भाषा हो चाहे धर्म के आधार पर माइनॉरिटी, वो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है, ये 24 में, 24 में। तो 1 और 4 कहा दिया है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, लीजिए आपका आंसर हो गया। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने आंसर कर दिया यहाँ पर में, ऐसे आंसर आप लोगों को लगाते रहना है। जितने लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को। जितने भी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँ, ठीक है। तो मैं जब आप लोगों से पूछूं कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट कहां पर में दिए गए, तो क्या आप बता पाओगे मुझे? आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिए गए हैं। पूछूं मैं लास्ट में आप लोगों से, ठीक है। अगर आप चाहते हो पूछूं तो लास्ट तक अच्छे से देखते रहिए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। निकिता जी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में आप भी, ये चीज ध्यान रखना है आपने। तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाता है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र कहां पर में? DSSB फिजिकल एजुकेशन के अंदर में पूछा गया प्रश्न जीएस में, ठीक है। बताइए जल्दी से, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र कहां है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र। 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, बच्चों ने अभी तक कर दिए है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों का राजस्थान, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र आप लोगों का। तो आप लोगों ने आंसर, आप लोगों के खुद के भी आ गए हैं आप लोगों के आंसर, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। यहां पर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नदी के ऊपर में है, रिवर के ऊपर में, कौन सा रिवर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है आपका राजस्थान के अंदर में है फ्रेंड्स, और कौन से नदी के ऊपर में बना है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चंबल नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो 2 पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देखिए, राणा प्रताप सागर डैम और जल विद्युत संयंत्र, ये चंबल नदी है यहाँ से, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और चंबल नदी इस तरीके से जाकर यमुना नदी में मिल जाती है बाद में। तो राणा प्रताप सागर डैम बना है चंबल नदी के ऊपर में राजस्थान में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रावत भाटा नाम की जो जगह राजस्थान में, वहां पर में स्थित है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अब देखिए 5 ऑप्शन दिए गए, इसका भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, कौन सा वाला स्थल भारत के अंदर में नहीं है? बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। देखिए लोथल आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये मिलेगा गुजरात के अंदर में, ठीक है। बनावली आप लोगों को मिलेगा हरियाणा के अंदर में, ठीक है। धोलावीरा मिलेगा आप लोगों को गुजरात के अंदर में, ठीक है, गुजरात में। हड़प्पा जो नाम की जगह है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे पर, रावी जो रिवर है आप लोगों की उसके किनारे पर, ठीक है, पाकिस्तान में, सिंध जो प्रांत है ना पाकिस्तान का, वहां पर में रावी नदी के किनारे पर। तो हड़प्पा नाम की जगह, इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में पहला स्थान था ये, फर्स्ट प्लेस था, फर्स्ट प्लेस, जो कि जिसकी खोज हुई थी हड़प्पा, इस पूरे सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत में नहीं, पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ है, बनावली कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, ये जल्दी जल्दी से एक एक बार लिख देंगे सभी के सभी लोग। लोथल कहाँ है, बनावली कहाँ है और धोलावीरा कहाँ है, एक एक बार लिख दो सभी लोग कमेंट में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर मैं आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये हड़प्पा नाम की जगह है जो पाकिस्तान में स्थित है, आज के पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे पर, ठीक है। पंजाब में जो है पाकिस्तान का, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा ये। लोथल, धोलावीरा और बनावली, ये तीनों के तीनों भारत के अंदर में। सारनाथ में पाए गए मौर्य स्तंभ, जिसे सिंह राजधानी या सिंह चतुर्मुख के नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का, आपको बताना है कि कौन से वाले इसकी आकृति इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। DSSB TGT के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, और मतलब एक अजीब सी बात है, कितने बच्चे जिन्होंने स्वदेश मूवी देखी है, उसमें शाहरुख खान ने बताया था कौन कौन से जानवर है उसमें, कौन से नहीं है करी। तो यहाँ पर मैं तुरंत मेरे ध्यान में आया कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, भैया ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। स्वदेश मूवी देखी है क्या, शाहरुख खान वाली? जी बिल्कुल, ये आपके सारे ही एग्जाम में काम आएंगे, आपके 1 to 12 जितना भी आपका BPSC का है, TSSB TGT है, सारे एग्जाम्स के अंदर में। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 4 जो है इंपॉर्टेंट वाले जानवर है, जो 4 अलग अलग दिशाओं के अंदर में दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि घोड़ा जैसी चाल, ठीक है, घोड़ा, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो घोड़े जैसे दौड़ रही है, तो वेस्ट की तरफ में घोड़ा दिख रहा है, वेस्ट की तरफ में मतलब घोड़ा है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको एलिफेंट, साउथ इंडिया में एलिफेंट पाए जाते हैं ज्यादा, तो साउथ, चलो साउथ लगा दिया, साउथ में एलिफेंट पाए जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड ईस्ट, ये जो उधर वाले जो लोग हैं ना, वेस्ट वाले लोग, हमारे ईस्टर्न लोगों को, भारतीय लोगों को, वो हमारे को ऐसा समझते हैं वो लोग, मतलब ये समझते हैं, बुल समझते हैं, बैल समझते हैं हम लोगों को। तो ईस्ट में है बैल, ठीक है, हम लोग बैल नहीं है लेकिन, हाँ ठीक है, मैं भी ईस्ट में रहता हूँ, मैं थोड़ी बैल हूँ,
ठीक है, तो अपन लोग बैल नहीं है, लेकिन वो लोग समझते अपने को, ऐसे याद रखने के लिए आप लोग कर सकते थे। ठीक है, और उत्तर, उत्तर के अंदर में शेर है, नॉर्थ में, नॉर्थ में है लायन, लायन नॉर्थ में। ठीक है, तो गाय इसके अंदर में नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, काव नहीं है इसके अंदर में, गाव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं, मेरे को एक बार सारे के सारे लोग, अगर मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूं तो इस ट्रिक से आप लोग बता पाओगे क्या मुझे? सारे लोग बता पाएंगे? एक बार फिर से बताओ मैं ट्रिक, देखो ध्यान से। वेस्टर्न कंट्रीज जो है घोड़े की रफ्तार से तरक्की कर रही है, घोड़े की रफ्तार से वो लोग तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है घोड़े की रफ्तार से, पश्चिमी देश। ठीक है, पूर्वी देशों को वो लोग बैल समझते हैं, हमको तो बुल। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर में जो है हाथी पाए जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में, और उत्तर भारत वाले लोग अपने आप को शेर समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ, ऐसे याद रख लेना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे आप सारे के सारे लोग, यार होशियार लोग हैं मेरे बच्चे। 2100 से ज़्यादा, 2150 लाइक्स हो गए यहाँ पर में, और 1100 के करीब लाइव देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, और सेशन को फ्रेंड्स लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, ये आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, लास्ट चैप्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था आप लोगों का, हमारे भारत की उस समय में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के उस समय में जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, उनके बीच में हुआ था। और ये समझौता हुआ था आपका 1972 में, 1972 के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है। आफ्टर दी वॉर ऑफ 1971, 1971 में लड़ाई हुई थी, और 1972 में 2 जुलाई को यहाँ पर में समझौता हुआ था। ये है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, और यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो। ये देखो, ये पाकिस्तान के ही होंगे कोई ना कोई, मतलब अरे यार हमारी मैडम है, वो क्या इतना घूर घूर के देख रहा है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ठीक है, और ये भाई साहब को क्या हुआ है? ठीक है, इतने खुश क्यों है कैमरे के सामने आकर, और इनको क्या हुआ, ये क्यों इतने उदास है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1972 के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स शिमला समझौता। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ, जिससे कि भारत ने पाकिस्तान के जितने भी कैदी थे उन लोगों को रिहा कर दिया, वापस कर दिया, लेके जाओ बोले तुम्हारे कैदियों को। तो वो आए थे अपने कैदियों को छुड़ाने, और काफी सारे समझौते हुए दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए भारत में भसड़ नहीं मचती थोड़ी सी, जो हमारा बेसिकली आपको पता है इमरजेंसी लग गई थी 75 में, और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, इनको फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान में। मतलब आप समझिए, इतना बड़ा व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, मतलब फांसी दे दिया था इनको, फांसी दे दी गई पाकिस्तान के अंदर में। अच्छा हुआ अपन, मतलब वहां के नहीं है, वहां के तो अभी वो इमरान खान, ठीक है, उनको शादी करने के आरोप में 7 साल की सजा हो गई, आपको पता है? शादी करने के आरोप में 7 साल की सजा उनको और उनकी पत्नी को, पाकिस्तान के अंदर में शादी करने के आरोप में। ठीक है, उसका एक कारण है अलग सा, पाकिस्तान जो है वो उनके अलग नियम कायदे, अलग सारी चीज़ें हैं, तो वो सही तरीके से शादी नहीं की, वो इद्दत वाला एक मसला होता है, वो नहीं पूरा किया था, तो 7 साल की सजा सुना दी दोनों को, मियाँ बीवी को। इनको फांसी पर लटका दिया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को, प्रधानमंत्री। ठीक है, 1972 में इनके बीच में समझौता होता, शिमला समझौता। ठीक है, एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। ठीक है, एलुवियल सॉइल 2 मिनट नहीं, यहाँ पर में जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए थी, हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है, जलोढ़ मिट्टी। अब भाई बताओ जलोढ़ मिट्टी के बारे में, यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। भाई एकमात्र तो मिट्टी है। आज पेड क्लास में कौन कौन था? ठीक है, 500 से ज़्यादा बच्चे उसके अंदर में जुड़े हुए थे आज के, अभी 3 बजे वाली क्लास में बार बार बताया आपको, एक ही मिट्टी है हमारे भारत में यार बेचारी, जिसके पास में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसी वजह से कम इसको सही कर दो नाइट्रोजन से। नॉट आइडियल फॉर शुगर केन, भाई आइडियल है शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए आदर्श है ये। ऐसा कैसे कह सकते हो आपकी गन्ना नहीं उगता? उत्तर प्रदेश में गन्ना नहीं उगता क्या? भरपूर मात्रा में उगता है। जहां पर में एलुवियल ट्रैक्ट्स है, मतलब कि जहां पर में एलुवियल मिट्टी पाई जाती है भारत में, वहां पर में बहुत ज़्यादा खेती होती है, और वहां पर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोग समझते उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, दिल्ली के, हरियाणा के लोग खाली पीली बैठे, इस वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पर में पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, पानी अवेलेबल है, इसी वजह से यहाँ पर में जो है ना आप लोगों का एलुवियल क्षेत्र जो है, आपका जलोढ़ क्षेत्र जो है भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या वाला गहरी जल संरचना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर में पैदावार बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी में, खाना अवेलेबल होता है। तो 1 और 3, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 और 3, 1 और 3। गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है बोला है यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोगों का, आई थिंक यहाँ पर में इसका अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो ऑप्शन है उसका वो होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। तो ए और सी आंसर लगाओ आप सभी लोग, ए एंड सी, ए एंड सी। ठीक है, वो ये वाला जो डब्बा है अपडेट नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, तो ए एंड सी आंसर लगाना था आप लोगों ने, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी।
तो वहाँ पर में कल्टीवेशन बहुत होता है, पॉपुलेशन वहाँ पर में बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन में रिच होती है, ये याद रखें आप लोग। तो आंसर आप लोगों का ए एंड सी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। नाइट्रोजन से भरपूर होती है एल्यूवियल सॉइल, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है आप लोगों का जो आप लोगों का एल्यूवियल सॉइल है आप लोगों की, नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में होता है, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। क्रिप्स मिशन को प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक किसने माना था? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को, ठीक है, ये बताइए आप सभी लोग यहाँ पर में। क्रिप्स मिशन भारत के अंदर में कब आया, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। ये आया था 1942 के अंदर में, ठीक है। क्रिप्स मिशन, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम भारत को जो है भारत की संविधान सभा भारत का संविधान बनाने की परमिशन देंगे। बट हमको कब पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म होगा? क्या पता कि कभी कभी खत्म ही ना हो वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि 1942 में थोड़ी पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा या दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो हमें नहीं पता था। तो पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि एक ऐसा चेक जो आगे की डेट का है, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उसमें जोड़ दिया था कि डूबती हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये। तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, जल्दी बताओ आप लोग। जिन बच्चों ने भी मेरा वो जो 3 घंटे वाला सेशन था मैंने लिया था 1 बजे, ठीक है, उसको देखा होगा, 3.25 घंटे का लेक्चर था, उसमें भी आपको बताया था मैंने, ठीक है, कि भाई कौन सा वाला आंदोलन स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन के बाद में। आप एक एजुकेटेड गैस लगाओ कौन सा वाला स्टार्ट हुआ होगा 1942 के अंदर में, बताओ कौन सा वाला आंदोलन स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक और चीज बता दूं आप लोगों को। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये कोई आंसर बता दे। ये आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है अभी आप लोगों की जो वीडियो की एग्जाम हुई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत के वायसराय कौन थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में एक ट्रिक बताया था, भारत छोड़ो गो, ठीक है। तो लिन लिथ गो नाम था उनका, निलित गो, ये याद रखना था आप लोगों ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के वायसराय भारत छोड़ो। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 के अंदर में आया था, भारत से मदद मांगने के लिए भारतीय लोगों से, भारतीय नेताओं से कि भाई अभी देखो हमारी भसड़ मची हुई है, हिटलर को हमको हराना है, तो प्लीज यहाँ पर मैं कोई भी आंदोलन मत करो। महात्मा गांधी को आया गुस्सा, बोले और आंदोलन करूंगा। तो महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी को आप लोग जो है अगस्त रिवोल्यूशन भी बोलते हो, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। DSSB का एक और क्वेश्चन आप लोगों का, द कर्नाटिक वॉर वाज फाउट बिटवीन, कर्नाटक वॉर, तो कर्नाटक वॉर जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया? कर्नाटिक वॉर। अब आज का जो कर्नाटक आप लोग देखते हो और ये जो युद्ध हुआ कर्नाटक वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग एरिया है, ध्यान से समझना आप लोग। आज आप लोग कर्नाटक इस वाले एरिया को बोलते हो, बट ये जो युद्ध लड़े गए थे ना आपके कर्नाटिक वॉर, वो यहाँ लड़े गए थे इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में कर्नाटक, क्योंकि इस क्षेत्र को भी कर्नाटक क्षेत्र बोला जाता है। बाकी आज का जो आपका कर्नाटक का एरिया है, जो राज्य, वो यहाँ है, बट बात हो रही है इस एरिया में लड़े गए युद्ध की। और ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में, ठीक है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच। तो इनके बीच में जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो है 3 बार युद्ध हुए, ठीक है, 3 युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध आप लोगों के इंग्लैंड, ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के बीच में, ठीक है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मियों के बीच में ये युद्ध हुआ 1940 से 1948 के बीच में, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ आपका, जिसमें फ्रांसीसी लोग जीत गए थे। और 1948 में एक ट्रीटी हुई थी, एक्सला शेफेल की ट्रीटी, एक्सला शेफेल, ठीक है, एक्सला शेफेल की ट्रीटी हुई। दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ वो उनका हुआ अगले ही साल, देखो ट्रीटी की और अगले ही साल डिवोर्स ले लिया, 1949 के अंदर में शुरू हुआ और 1749 से 1754 तक चला, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। फिर पौंडीचेरी की ट्रीटी हुई 1754 के अंदर में। और तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो 1758 से लेकर 1763 तक चला। ये पूरी दुनिया में लड़ा जा रहा था, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं क्योंकि 7 साल तक चला था ये युद्ध। यहाँ हमारे भारत में 1758 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर में जो ये युद्ध था आप लोगों का, ये 1756 में ही स्टार्ट हो चुका था इंग्लैंड के अंदर में, 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है, पूरे दुनिया में। भारत में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1758 से, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए
तीसरा कर्नाटिक युद्ध जो है, यूरोप में जो 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वही युद्ध भारत में भी शुरू हो गया उनका। मतलब ऐसा नहीं होता है क्या कि बच्चे लोग लड़ रहे तो माँ बाप भी लड़ने लगते, या माँ बाप लड़ रहे तो बच्चे लोग भी लड़ने लगते, या मतलब मान लो पड़ोसियों में, ठीक है, शर्मा जी और वर्मा जी के बीच में लड़ाई हो गई, तो शर्मा जी का लड़का और वर्मा जी का लड़का, उनके बीच में भी दुश्मनी हो जाती है। ओके, तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में यूरोप के अंदर में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई पूरे दुनिया में फैल गई। अमेरिका के अंदर में भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई, भारत में लड़ाई शुरू हो गई, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र के अंदर में लड़ाई शुरू हो गई, जहां जहां ये लोग थे वहां वहां लड़ने लगे आपस में, क्योंकि उनकी वहां उनके मातृभूमि में वहां पर में उनकी लड़ाई हो रही थी। 7 वर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एस्टेट की एग्जाम में आया था। जल्दी से बताओ, जिन लोगों ने भी बिहार एस्टेट दिया उन लोगों ने उनको याद है या नहीं, ठीक है। 7 ईयर वॉर किसके किसके बीच में हुआ था, बी एस्टेट के एग्जाम में आया था पिछले वाले ये, ठीक है, एसएसटी केस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि कर्नाटिक वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था। कर्नाटिक वॉर जो है आप लोगों का लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। इसके अलावा कब से कब तक लड़ा गया ये, इसको 7 ईयर वॉर भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा आपका 1756 से लेकर 1763 तक पूरे दुनिया भर के अंदर में ये लोग लड़ रहे थे। भारत में 1758 से स्टार्ट हुई थी इनके बीच की लड़ाई। 3 युद्ध हुए, ये भी याद रखना है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जल्दी बताइए। 2400 प्लस लाइक्स हो गए फ्रेंड्स, क्या बात है आप लोगों का। ओके, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर मैं किसी ने पूछा कि सर सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो आपका हुआ क्यों था, तो वो हुआ था ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया के वजह से। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ये याद रखना है आपने। ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह है, वहां पर में ऑस्ट्रिया ने एक जगह थी, वहां पर में कब्जा कर लिया। अब ऑस्ट्रिया तो रह गया बाजू में, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ने लगे थे, ठीक है, जिसको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। तो ऑस्ट्रिया के सिलसिया के ऊपर में कब्जा करने के कारण ये सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था आपका 1756 में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, भारत में कौन सी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, माही, गंगा और सोन, ठीक है। माही नदी जो है ये आपको याद रखना है, इस साइड में जाती है माही नदी, इस तरीके से यहाँ से जाकर इस तरफ में आती है, ठीक है। तो अरब सागर में जाती है ये, अरेबियन सी में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नर्मदा नदी अरब सागर में जाती है, तो और तापी भी जो है अरब सागर में जाती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। गोदावरी, महानदी और कावेरी, ये तीनों जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो गोदावरी नदी आप लोगों की यहाँ पर में अरब बंगाल की खाड़ी में जा रही है, महानदी बंगाल की खाड़ी में जा रही है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर में, ठीक है। नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी नदी जिसको लवणावती भी कहा जाता है, ठीक है, तवा रिवर जो कि नर्मदा में जाकर मिल जाती है, फाइनली तवा रिवर, ठीक है, शरावती नदी, ये सब आप लोगों की क्या है फ्रेंड्स, ये पश्चिम की तरफ में जाने वाली नदियां है, पश्चिम में तरफ जाकर अरब सागर में मिलती है। अमृत बाजार पत्रिका एबीपी, ठीक है, इनके संपादक कौन थे एबीपी के, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, ठीक है, वही है वो, ठीक है। उसका एबीपी जो न्यूज़ है ना उसका ग्रुप है यहाँ पर में, बेसिकली उसका बड़ा हो गया वो, अब व्यापारिक घराना बन गया है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका उसको स्टार्ट 1868 के अंदर में 2 भाइयों ने किया था, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, और मोतीलाल घोष, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, मोतीलाल घोष दिया नहीं है, शिशिर कुमार दिया है, तो चलो ठीक है। बाकी 2 भाई थे वो, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने 1868 में इसकी स्थापना की थी, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि अखबार के ऊपर में राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायसराय थे लॉर्ड लिटन 1878 में, उन्होंने 1878 के अंदर में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था, और जब अमृत बाजार एबीपी ने बात नहीं मानी तो उसके ऊपर में राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया था।
तो लॉर्ड लिटन के द्वारा कौन सा अखबार है जिस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा? आप लोग आंसर करो। कौन सा अखबार था भारत का जिसके ऊपर में राजद्रोह का आरोप लगाया गया? ठीक है, तो राजद्रोह का आरोप जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड लिटन के द्वारा एबीपी के ऊपर में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखिए यहाँ पर में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन लोगों की रिटायरमेंट की एज होती है 65 साल। वही अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र होती है 62 साल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की उम्र, रिटायरमेंट की उम्र अलग अलग है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 65 साल। ठीक है, चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल और हाई कोर्ट के जो जज है वो 62 साल। अच्छा, दोनों के जजेस को कौन नियुक्त करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति कौन करता है, उनकी अपॉइंट कौन करता है, ये बता देंगे। किस दिल्ली के सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखी? ये आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक गुलरुखी नाम से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो डायरेक्ट आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर लोधी। जब भी कविताएं लिखता था नीचे में गुलरुखी नाम लिखता था अपना। ठीक है, पेन नेम था उसका गुलरुखी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने जो है जजिया कर जो है यहाँ पर मैं लगाया था गैर मुस्लिमों के ऊपर में, जजिया कर लगाने वाला भी ये व्यक्ति था, उसने जजिया कर को इम्पोज कर दिया था और ज्यादा। ठीक है, सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से लिखता था। इसको आगरा शहर का जो है निर्माता कहा जाता है, इसने आगरा शहर को राजधानी बनाया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी शिफ्ट कर ली थी आगरा में? तो आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक था सिकंदर लोधी। ये भी लिखेंगे सभी लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने 1539 में कहां पर में हुमायूं को हराया था? 2 बार हराया उसने, शेरशाह सूरी। ठीक है, ट्रिपल एस और हुमायूं के बीच में 2 इंपॉर्टेंट वाली लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट वाली लड़ाई हुई वो हुई थी आप लोगों की, ठीक है, कब? और सेकंड वाली जो हुई थी वो हुई थी कब? ये दोनों क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, चौसा की लड़ाई, बताओ। 2 बार उसने हराया है। वेरी गुड। तो पहली जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी आपकी 19, ठीक है, 1539 के अंदर में। इस लड़ाई को बोला जाता है चौसा की लड़ाई। ठीक है, चौसा की लड़ाई। ठीक है, 1539 में, जिसमें कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता। ठीक है, हुमायूं को भागना पड़ा था। और दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1540 में, 1540 में। इस लड़ाई को कन्नौज की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज, या इसको बिलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं आप लोग। बिलग्राम नाम की जगह पर हुई थी कन्नौज में, इसी वजह से बिलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें भी शेरशाह सूरी जीता था और हुमायूं को जो है 15 साल के लिए देश छोड़कर भागना पड़ गया था। ठीक है, तो 1539 में हुई थी चौसा की लड़ाई और 1540 में हुई थी कन्नौज की लड़ाई। आप लोगों से DSSB TGT फीमेल शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुई थी वो कौन से 2 राजाओं के बीच में लड़ी गई थी, कौन से 2 शासक थे उनके बीच में? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ कन्नौज। ये भी याद रखना था आप सभी लोगों ने, बैटल ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी 1539 में। हुमायूं जो है हार गया था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1540 के अंदर में लड़ाई हुई थी। कौन सी वाली? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। अभी बताया आप लोगों को, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1540 में कौन सी लड़ाई हुई थी? देखो 39 वाला पूछा, 39 वाला, अब मैं 40 वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, शेरशाह सूरी वैसे जो है फ्रेंड्स इसके 5 साल बाद 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी। सासाराम में उसका, बिहार में मकबरा है उसका। भारत में पहला उद्यान मकबरा किस स्मारक का उदाहरण है? गार्डन टॉम्ब, मतलब गार्डन है, ठीक है, और यहाँ पर में बीच में मकबरा है, गार्डन टॉम्ब। किसका मकबरा पहला गार्डन टॉम्ब का एग्जाम्पल है? ये बताएंगे आप सभी लोग, गार्डन टॉम्ब का एग्जाम्पल। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, बीपीएससी के भी लिए भी करेंगे यहाँ पर। मैं वो, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है आपने, बिल्कुल जितने भी लोग चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरे को बता दीजिएगा फ्रेंड। मैक्सिमम लोगों की अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट आती है तो मैं बिल्कुल करूँगा यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए। भारत में पहला उद्यान मकबरा किस शासक का एग्जाम्पल है? तो हुमायूं का मकबरा है आपका। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। हुमायूं का मकबरा आप लोगों को मिलेगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? हार्ट अटैक से, ठीक है, किडनी स्टोन से, किससे हो गई थी भाई? सीढ़ी से गिरकर हो गई थी। सीढ़ी से गिरता था, अफीमची था 1 नंबर का, ठीक है, नशे में रहता था, ठीक है, लड़खड़ाते हुए उतर रहा होगा यहाँ पर में और पटाख से गिरा,
सर पे लगा जोर के और मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और पहला गार्डन मकबरे का एग्जाम्पल है आप लोगों का, जो गार्डन के बीच में बनाया गया हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो ये है आपका, ये जो है रेड सैंडस्टोन से बना है आपका, रेड जो सैंडस्टोन है, सैंड स्टोन। मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताऊंगा आपको ज्योग्राफी का इससे रिलेटेड। आपको बताऊँ एक चीज, ये सैंडस्टोन जो है ना, ये सैंडस्टोन जो होता है आपका सैंडस्टोन, ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान है ये। ठीक है, चट्टान जिसको आप लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हो, सेडिमेंट्री। अगर आप लोगों से बोला जाए कि बताओ भाई, ठीक है, जो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इवन लाल किला जो है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है आप लोगों का। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर है ये। तो ये क्या है, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल है, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर में है, ये याद रखना आप लोगों ने। 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1570 के अंदर में ये मकबरा जो है वो बनाया गया बेगा बेगम, जो कि उसकी मैडम थी, उनके द्वारा, हुमायूं के समय काल के अंदर में। मिराक मिर्जा गियाज इसके आर्किटेक्ट थे, जिसने इसको डिजाइन किया था। तो देखो गार्डन स्टाइल में बना हुआ है पूरा का पूरा, गार्डन के बीचों बीच में, चार बाग स्टाइल में। मिराक मिर्जा गियाज इसके आर्किटेक्ट थे। फतवाए आलमगिरी नामक पुस्तक, ठीक है, निम्नलिखित राजाओं में से किसके काल में लिखा गया था? फतवाए आलमगिरी। देखिए आलमगिरी नाम किसका था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलमगीर। ठीक है, तो आलमगीर नाम से कौन गद्दी पे बैठा था, ये बता दो मेरे को, बस इतना सा। आलमगीर नाम से बैठा था औरंगजेब। औरंगजेब का राजा वाला नाम था आलमगीर। तो जो फतवाए आलमगिरी है वो उसका कानून था, जिसमें उसने बोला कि जितने भी कानून रहेंगे वो शरिया के हिसाब से, इस्लामिक लॉ जो है उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो वही फतवा जो था, जो उसने ऑर्डर निकाला था, उसको फतवाए आलमगिरी बोलते हैं। ठीक है, नियमों का संग्रह था ये औरंगजेब के समय का। तो औरंगजेब, फतवाए आलमगिरी। ये क्वेश्चन यूपी जो आप लोगों का टीजीटी की एग्जाम हुई थी 2013 वाली, उसके अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन। आलमगिरी वाला किसने लिखा था, आलमगीर वाला। फतवाए आलमगिरी किसके समय में, किसके समय का कानून था, ऐसा क्वेश्चन था वो, किसके समय का कानून था? तो औरंगजेब के समय का कानून था। ठीक है, फतवाए आलमगिरी। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? प्रथम के छोड़ो, पहला दूसरा तीसरा, किसके किसके बीच में लड़ा गया? फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने, एकदम स्पीड में। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है फ्रेंड्स आपका इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, एसएससी जेईई के अंदर में आ चुका वाला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग में बताया मैंने आप लोगों को। ए इज द करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आप लोगों का बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर में, लेकिन गुजरात में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर में। आंसर फास्ट, एकदम स्पीड में आने चाहिए आप लोगों के आंसर। ठीक है, एकदम स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स है जो पूछना चाहूंगा। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आगरा, आगरा सिटी किसने बिल्ड करवाई थी और उसको राजधानी बनाया था अपनी? ठीक है, बिल्ड करवाया था उसने और अपनी कैपिटल भी बनाया था उसको, कैपिटल। जल्दी बताइए, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा है? दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा है जिसने ये काम किया था? उसको गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आप लोगों से बात करते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि माही रिवर, ठीक है, और नर्मदा नदी, नर्मदा, तापी, ठीक है, और आप लोगों की साबरमती, इनमें क्या सिमिलैरिटी आपको दिख रही है? सिमिलैरिटी बताओ, सिमिलैरिटी क्या है इन सभी में? सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या है आप लोग बताइए मुझे। क्या आप लोगों को क्योंकि दिमाग में आना चाहिए ना आप लोगों को, अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बन सकता है यहाँ पर में। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन थे ये बताएंगे जल्दी से। भारत के वायसराय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। 2700 प्लस लाइक्स कर दिए, 1600 से ज्यादा लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग अभी भी यहाँ पर में करते रहेंगे फ्रेंड्स आंसर। ठीक है, आंसर आपके आ रहे हैं और ये बहुत खुशी वाली बात है कि बच्चे समझ रहे हैं। शिमला समझौता जो है किसके किसके कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। या शिमला एग्रीमेंट के बारे में आप क्या जानते हो? शिमला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इंडिया और कौन से देश के साथ में हुआ था? इंडिया प्लस कौन सा देश था? ठीक है, और बता दीजिए ईयर कौन सा था यहाँ पर में, ईयर कौन सा था ये भी आप लोग बता दोगे मेरे को यहाँ पर में, ईयर कौन सा था जल्दी जल्दी से। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा चलो, अब मैं आप लोगों से बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है, चार दिशाओं में देखते हुए, जो अशोक स्तंभ है उसमें चार दिशाओं में चार जानवर देख रहे हैं। बताओ नॉर्थ के तरफ में कौन सा देख रहा है जानवर? अभी ट्रिक बताया था और हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, मैं कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मेरे को। नॉर्थ की तरफ में कौन सा देख रहा था? ठीक है, ईस्ट के तरफ में, ईस्ट में पूरब के तरफ में कौन सा जानवर दिख रहा है? ठीक है, वेस्ट के तरफ में कौन सा जानवर जो है दिख रहा है, और साउथ के तरफ में। चलो
ये सारे के सारे आप लोगों ने बताना है, कमेंट करना है, और एक एक बच्चा आंसर करेगा आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ के ऊपर में, ठीक है। चारों दिशाओं में अलग अलग जानवर देख रहे हैं, आपको इसके बारे में मैंने प्रॉपरली बताया हुआ भी है। चलिए, इसके अलावा और जो कोई और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो भी आप लोगों से पूछ लेता हूं मैं जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बताओ, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम जो है वो कौन से स्टेट में है? स्टेट का नाम बताइए, कौन से स्टेट में है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। और रिवर का नाम बताइए, कौन से रिवर के ऊपर में, कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये भी आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए सभी के सभी लोग। रिवीजन इज द की टू सक्सेस फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे आप लोग, ओके। और मैं कंटिन्यूस आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ और आगे में भी लेता रहूंगा आप लोगों के लिए। आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। कितनी सारी चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पर मैं पढ़ लिया है आज, ओके। आप बताना है कि नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है, ठीक है। रिवर है जो बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है, ये आप लोगों को बताना है। आपको थोड़े समय पहले मैंने बताया था इसका जो आंसर है वो, ठीक है। बताते जाइए आप सभी लोग जल्दी से। चलिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है और इनको अपॉइंट कौन करता है, ये आप लोग मेरे को बता देंगे कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग वापस से फिर से आंसर कर पा रहे हैं, इसको रिवाइज कर पा रहे हैं, आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है। आलमगीर नाम से, ठीक है, कौन सा राजा जो है आलमगीर नाम से गद्दी पे बैठा था? आलमगीर नाम से कौन सा राजा था, ठीक है, कौन सा मुगल शासक था जो गद्दी पे बैठा था? मुगल, ठीक है, जो शासक था आप लोगों का, शासक कौन सा था जो गद्दी पे बैठा था? उसने एक बुक, उसका एक कानून था, उसको क्या कहते थे? इसके नाम से ही मिलता जुलता नाम है, वो भी बता दो आप लोग। इसके नाम से ही है आप लोगों का, तो उस कानून का नाम भी बता देना आप लोग कि किस नाम से, किस कानून के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसे ही और जो क्वेश्चन है आप लोगों के, उसके लिए जो है फ्रेंड्स आप लोग जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ में। टीचिंग परीक्षा चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों ने, सेशन को लाइक कर देना है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछा है हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता देंगे मुझे। मेरी एनर्जी डाउन नहीं हो रही, मेरी एनर्जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों के हाथ में। आप लोगों का जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहता है उतना ज्यादा जो है यहाँ पर मैं कंटिन्यूस अपनी एनर्जी दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, जैसे कि ऐसे ही आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। अपना रिस्पांस देते रहिए, आंसर करते रहिए कमेंट्स के अंदर में। मैं आपको जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जितने भी लोग पूछे कि सर कैसे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे में एक नंबर चल रहा है आप लोगों को 7611101101 या 96978844, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।